अपने ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का स्वागत। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज का अपना जो शिक्षण है वो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का, और इस सामाजिक विज्ञान विषय में जो पुस्तक है वो अपने संसाधन नाम की जो पुस्तक है वो चल रही है। और उसमें पिछले जो वीडियो का दिया था उसमें जो प्रकरण है वो प्रकरण चल रहा है खनिज और शक्ति संसाधन। प्रकरण का नाम था खनिज और शक्ति संसाधन। तो अपन खनिज के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। खनिज किसे कहते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, और खनिज संरक्षण। ये पुनरावृत्ति मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप इस समय इस विषय का अध्ययन कर रहे होंगे तो एक बार ध्यान में आ जाए कि हमको कहाँ से वापस यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अपन ने खनिज के बारे में, खनिज किसे कहते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, और खनिज संरक्षण किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है। ये बात अपन ने इस पाठ में यहाँ तक पढ़ा है। आज अपना अगला जो बिंदु है वो है शक्ति संसाधन। यानी कि ये जो खनिज पदार्थ हैं, इन खनिज पदार्थों के माध्यम से शक्ति, जिसको ऊर्जा कहते हैं, वह शक्ति और ऊर्जा हमें इनसे प्राप्त होती है। और आप सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन में इस शक्ति ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे वो ऊर्जा किसी भी रूप में, अपन स्वयं भी कार्य करते हैं तो हमको कार्य करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, हम भोजन करते हैं, हम पौष्टिक पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। यदि हमें को भोजन समय पर नहीं मिलेगा तो हम काम करते करते क्या हो जाएंगे, हमारी ऊर्जा शरीर की समाप्त हो जाएगी, तो हमारा कार्य करना बंद हो जाएगा। वही स्थिति हमारे यहाँ पर है कि यदि हमें ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के साधन, शक्ति के साधन नहीं मिलेंगे तो जितने भी हमारे अन्य संसाधन हैं वो सारे के सारे संसाधन कार्य करना बंद कर देंगे। अब ये ऊर्जा मानव शरीर के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, वैसे ही ये जो शक्ति संसाधन, जो साधन है हमारे, इनको ऊर्जा और शक्ति कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, ये हमको आज के इस बिंदु में पढ़ना है। तो ये शक्ति संसाधन और ऊर्जा के जो स्रोत हैं, इनको हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। पहला है परंपरागत स्रोत, पहला है परंपरागत स्रोत, और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। वैसे तो आप कक्षा 8 में आ गए, नाम से ही परिभाषित हो गया। पहला कौन सा है, परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत। अर्थात जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिनके माध्यम से हमें ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है, वो सारे के सारे संसाधन कहे जाएंगे परंपरागत। परंपरागत अर्थात लंबे समय से जो कार्य होता है वो क्या कहलाएंगे, हमारी देसी भाषा में बहुत सारे बातें कहते थे, अरे भाई ये तो अपनी परंपराएं चल रही है, ये तो हमारे बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों की परंपरा चल रही है। अर्थात लंबी पीढ़ी, लंबे दर समय से वह कार्य हो रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, परंपरागत। और गैर परंपरागत अर्थात बहुत लंबे समय से उनका कार्य नहीं हो रहा। अब हम तो यहाँ शक्ति और ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे साधन जो बहुत लंबे समय से नहीं है, मानव ने अपने स्वयं विवेक से इन परंपरागत स्रोतों की समस्याओं को, इनकी कठिनाइयों को समझते हुए ऐसे साधनों का निर्माण, ऐसे साधनों का एक तरीके से नया प्रयोग किया है, जिनके माध्यम से हम इन परंपरागत स्रोतों के ऊपर ही निर्भर नहीं रहे। यदि हम इन्हीं के ऊपर निर्भर रहे
जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों के द्वारा जो हमें ईंधन लकड़ी जलाने पर प्राप्त होती है, वह ईंधन के रूप में वह स्रोत है। और हमारा भारत देश तो ग्रामीण है ना, गांव का देश है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक 50% ये जो ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा के साधन है, उसमें ईंधन के रूप में काम आ रहा है। दूसरा है वो है जीवाश्म ईंधन। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि गुरुजी ईंधन और जीवाश्म ईंधन में क्या अंतर है। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, मैंने आपको परिभाषा लिख दी इसकी, पौधों और जानवरों के अवशेष। ये जीवाश्म ईंधन क्या है, जो प्रकृति पर क्या है, पौधे, जीव जंतु, उनके अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहे हैं। ये पहले भी एक बार मैंने पढ़ाया है, आपको बताया है कि हमारी प्रकृति पर समय समय पर उथल पुथल होती रहती है। बहुत सारे प्राकृतिक कारणों से हमारे पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर हैं, वो कई कारणों से दब जाते हैं और वो दबने के बाद में वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं। उन दबे रहने के कारण वो क्या होता है, ताप और दाब के प्रभाव से। ध्यानपूर्वक देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक दबे धरती के अंदर दबे रहते हैं। और साथ में क्या होता है, ताप यानी गर्मी और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं, सबसे पहला प्रमुख कोयला, जिसका अधिक उपयोग है ना इसके ऊर्जा के रूप में किया है। आज धीरे धीरे नव युग आ रहा है, लेकिन यदि हम कोयले के बारे में देखेंगे तो आप सबको ध्यान में आएगा कि कोयले से हमारे यहाँ पर चाहे वो रेल के इंजन होंगे, चाहे इस्त्री करने, प्रेस करने की, चाहे वो घर की है ना प्रेस मशीन होगी, मैंने आपको दोनों जगह पहुंचा दिया। और अनेकों कल कारखाने इस कोयला की ऊर्जा से काम किया है। और उसी के साथ में पेट्रोल, उसी के साथ में प्राकृतिक गैस, ये कौन से संसाधन हो गए भाई, जीवाश्म ईंधन। अपन ने पढ़ा ना, खनिज जो धरती से खोज करके निकाले जाने वाले पदार्थ, तो ये कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये भी जमीन के अंदर से है ना निकलते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, आपको ध्यान में आ गया होगा, जो प्रकार में कूप के रूप में गहरे यानी पृथ्वी से बहुत गहरे नीचे तल में जाकर के मिलते हैं, है ना, इसलिए वो प्रकार जो था ना उसमें आ गया। तो हमारा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये किसमें आ गया, जीवाश्म ईंधन में। तो परंपरागत स्रोत कौन कौन से हो गए, ईंधन और जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं और जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से आ गए, ध्यान में आ गया सबके। आगे अपना चलते हैं, अगला जो बिंदु है वो है गैर परंपरागत, अर्थात लंबे समय से जो ऊर्जा के साधन जिसको मनुष्य काम ले रहा है वो परंपरागत हो गए। जो इन मानव ने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि के द्वारा नया निर्माण किया है, नए ऊर्जा के स्रोतों का सर्जन किया है, वो गैर परंपरागत। और उन गैर परंपरागतों में, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, ध्यान में करिए, क्या पढ़ा है कि ये है बहुत सीमित मात्रा में है, कोयला, पेट्रोल, है ना, गैस, और इनका एक बार खत्म होने के बाद पुनः बनने में बहुत लंबा समय लगता है, ये भी पढ़ा है। तो मानव ने इन समस्याओं को ध्यान में रख करके कि आज नवयुग में, इस कल युग में, है ना, जहाँ कल कारखानों का युग है, उसमें हमें ऊर्जा और शक्ति के साधनों की अधिक आवश्यकता है। और यदि हम इन परंपरागत स्रोतों पर ही आधारित रहे, इन्हीं के ऊपर हमारा कार्य करते रहे, तो एक दिन ये है खत्म हो जाएंगे। और खत्म के परिणाम क्या आने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे स्रोत हैं जो एक बार खत्म होने के बाद में इनका
शक्ति संसाधन क्या है, इनको कितने भागों में बांटा है, और ये परंपरागत गैर परंपरागत क्या है, ये सारा का सारा ये शक्ति संसाधन में आपके इस पाठ में आया। तो हमने खनिज पढ़ लिया, खनिजों के जो शक्ति संसाधन है उनके प्रकार पढ़ लिए, और कौन कौन से हैं, वो कैसे बनते हैं, उनका उपयोग क्या होता है, अब ये कहाँ पर कितनी मात्रा में मिलते हैं, ये भी आपकी पुस्तक में दिया हुआ है ना। एक बार आप घर पर पुस्तक खोल करके इनको और पढ़ना। जो मुख्य रूप से यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षण का, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमुख उद्देश्य होता है वो केवल पुस्तक की बात को यहाँ पर लिखना और बताना नहीं है। उसका उद्देश्य है कि हमारे भैया बहनों को इस प्रकरण को स्पष्ट करना, उनके दिमाग में खनिज क्या है, खनिज के प्रकार कैसे बांटे गए, उनका निष्कर्षण से क्या अर्थ है और संरक्षण से क्या अर्थ है, वैसे ही शक्ति संसाधन क्या है, उन शक्ति साधनों में परंपरागत का अर्थ क्या है, परंपरागत में कौन कौन से स्रोत आएंगे, गैर परंपरागत का अर्थ क्या है, उनमें कौन कौन से स्रोत आएंगे, ये सारे के सारे जो बिंदु हैं वो मैंने आपको कोशिश की है, प्रयास किया है कि आपको ध्यान में आ जाए, समझ में आ जाए। शेष एक बार अपन को पुस्तक पढ़नी है, पुस्तक को पढ़ करके और इस जो अपना प्रकरण है उसको क्लियर करना है। जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है और अपनी कक्षा के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण पाठ आपके लिए है। तो आज का अपना ये जो प्रकरण पाठ नंबर 3 ये पूरा हो गया। आप इसको एक बार, मैंने पहले आपको आग्रह किया था, शायद आप धीरे धीरे विस्मरण हो जाता होगा, क्योंकि भैया बहनों की आदत होती है और मेरी आदत है पुनरावृत्ति करने की, कि पुनरावृत्ति के द्वारा बार बार करत अभ्यास के जड़मत होत सुधान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यदि हम बार बार उसी बात को दोहराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। पाठ को पढ़ते समय, समझते समय हमारा यदि एक बिंदु जो मैंने बताया वो आप करते रहेंगे तो आपकी यह ऑनलाइन शिक्षण का बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। क्या कि पुस्तक को पढ़ने के साथ साथ अपनी नोटबुक में छोटे छोटे जो प्रश्न है ना, जितने भी बनते हैं, प्रत्येक पाठ में 10-10, 20-20, 30-30 प्रश्न आराम से आपको बन जाएंगे। उन प्रश्नों को हाथों हाथ बनाना। पाठ की पुस्तक के पीछे के जो प्रश्न है वो तो मैं हल करा रहा हूँ आपको, लिखा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन इस पाठ को समझने में जो हमारी अहम भूमिका रहेगी वो उन प्रश्नों के माध्यम से रहेगी। तो आप, मुझे विश्वास है कि आप इस प्रकार के प्रश्न बना रहे होंगे